करता है? ईरान इजराइल के ऊपर रिटेलिएशन करता है और इसके द्वारा खौरशाहर करके एक मिसाइल है वो चलाई जाती है। 30 से अधिक मिसाइलें चलाई जाती हैं, जिसकी तस्वीरें, मतलब आधिकारिक तस्वीरें कही जा सकती हैं, ऑल इंडिया रेडियो पर साझा हुई तस्वीरें हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ। कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा टारगेट, बेन गुरॉन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटीज, इन सबको टारगेट किया गया। साथ ही साथ 23 लोग इसकी वजह से इंजर हुए। मतलब अब इजराइल के ऊपर ईरान के हमले होने शुरू हो गए थे। तस्वीरें आना शुरू हुई कि इन पर हमला उधर हुआ, बदले में इन्होंने इजराइल के ऊपर खूब सारे बॉम्ब दागे। ये तस्वीरें हैं इजराइल में हुए हमले के बाद हुए नुकसान की। मतलब यहां से एक बड़ा सवाल और निकल कर आया कि इजराइल क्या इन हमलों के लिए पहले से तैयार था कि रिटेलिएशन में उसके ऊपर आएंगी मिसाइलें और वो इस हद तक इजराइल का नुकसान पहुंचा पाएंगी जो आज के सीन में दिख रहा है? क्या इजराइल प्रिपेयर था? ये आने वाले समय में एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल के लिए जो स्थितियां हैं वो मैंने बताई कि इजराइल पर हमले हैं और उसकी तस्वीरें हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें चलाई हैं, नुकसान आपके सामने तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी खैबर शैकन मिसाइल भी यूज की थी। खैबर शैकन मिसाइल इसकी आधुनिक और शक्तिशाली मध्यम दूरी की मिसाइल है, यानी इजराइल तक ही पहुंचना है उस तक की मिसाइल है। और कहा जाता है कि यह अपने आप में खैबर के उस युद्ध से प्रेरित है जिसके बारे में उन्होंने पोस्टर लगाया था। उस खैबर के युद्ध से, मतलब खैबर का जो युद्ध मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, जब खमेनी ने इजराइल के ऊपर युद्ध की घोषणा की थी। इस मिसाइल का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि यह हवाई जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको चकमा देने की नेचर जानती है। इसमें जीपीएस इनबिल्ट है। यह मिसाइल भी जाकर के अपने टारगेट को बड़ा ही टारगेटेड अंदाज में ब्लास्ट करती है। इस वजह से इन 2 मिसाइलों का, खैबर शैकन मिसाइल का जिक्र होने लगा। पता चला कि यह 1500 किलोमीटर के आसपास तक 1500 किलोग्राम वजन ले जाकर के मारने की क्षमता रखती है। सॉलिड फ्यूल इसके अंदर डलता है। काफी ज्यादा इसे मतलब तेज मिसाइल माना जाता है। ईरान लगातार अपनी तरफ से इजराइल के उन क्षेत्रों को निशाना बना रहा है जिसके बारे में संभवतया इजराइल ने नहीं सोचा होगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने क्या किया? इजराइल वापस आता है और ईरान के डिफेंस क्षेत्र पर, अभी रात की थोड़ी देर पहले की खबर है, इजराइल के द्वारा ईरान के डिफेंस पर अटैक किया जाता है। इनकी सेना, इनके जो सैनिक जहाज हैं या फिर इनका जहां जहां पर स्टैब्लिशमेंट है, उनको टारगेट किया जाता है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। तो दोनों की तरफ से हमले जारी हैं। कोई भी अभी तक युद्ध विराम की बात नहीं हो रही। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि साहब, इस पूरी कहानी में दुनिया कर क्या रही है? दुनिया को पता है कि क्या क्या हो सकता है, तो ये लोग जिनके स्टेक यहां पर लीन हैं वो क्या कर रहे हैं? सऊदी अरब क्या कर रहा है? क्या उसे टेंशन नहीं हो रही कि पर्शियन गल्फ बाधित हो सकती है? दुनिया के देश कर क्या रहे हैं? तो आइए अब हम एक एक करके सारी चीजों पर चलते हैं। सबसे पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा दुनिया को बताया गया कि देखिए, हम पर हमला हुआ है और अमेरिका ने अनाउंस किया है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो स्थापित सिद्धांत हैं कि किसी भी देश की संप्रभुता को कोई देश नहीं लांघेगा, हमारे देश की संप्रभुता को खंडित किया गया, हमारे देश में घुसकर हमला किया गया। यह बात ईरान की मिनिस्ट्री के द्वारा यूएन को भी बताई गई, दुनिया भर को बताई गई। साथ में ईरान के जो एम्बेसडर इंडिया में हैं उन्होंने भी बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया को इन्होंने अवगत कराया। लेकिन अगर सार में बात की जाए तो सऊदी अरब ने कहा कि ईरान पर जो हमले हुए हैं उससे हम चिंतित हैं, सब लोग शांति रखो, इराक भी शांति, सब शांति। मतलब ये वाली बात है कि जिस तरह पाकिस्तान ईरान को युद्ध से पहले भड़का रहा था कि सारे मुसलमानों एक हो जाओ, हमें बदला लेने का समय आ गया है, अब सारे वो कंट्री जो पाकिस्तान से संभवतया प्रेरित होने की अपेक्षा रखते थे, अब वो सभी कह रहे हैं शांति रखो। ये यमन जैसे जो देश हैं, फिलहाल ये अपनी तरफ से बयान ऐसा दे रहे हैं कि हम रेड सी के अंदर जाकर अमेरिका को टारगेट कर देंगे। इसके अलावा दुनिया में जितने भी पैसे वाले देश हैं जो कि मुस्लिम कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर मैटर करते हैं, सऊदी हुआ या कतर हुआ या ओमान हुआ, ये सब शांति की बात कर रहे हैं। शांति लाओ, बातचीत करो, शांति लाओ, बस इतनी ही तरह की बातें चल रही हैं। और जो अमेरिका के समर्थक देश हैं वो तो इस बात को ही सही ठहरा रहे हैं कि इनके पास बॉम्ब होना ही नहीं चाहिए था। जैसे यूके के पीएम यही बात बोल रहे हैं कि साहब, ईरान के पास तो फैसिलिटी होनी ही नहीं चाहिए थी, अमेरिका ने अच्छा किया इनकी फैसिलिटी को टारगेट कर दिया। यूएन तक, सॉरी, उर्सुला वॉन डेन जो यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो हेड है वो कह रही हैं कि ईरान के पास में बॉम्ब होना ही नहीं चाहिए था, बढ़िया किया। मतलब एक तरह से यूरोप का
शुरुआत से अमेरिका के पक्ष में माहौल रहा है और वो अमेरिका के साथ फिर से आते हुए दिखाई दिए। मतलब ना तो कोई इस्लामिक कंट्री ईरान के साथ खड़ा हुआ, हाँ शांति के नाम पर वो ये जरूर है कि हाँ भाई शांति लाओ, डिप्लोमेसी डायलॉग की बात करो, और जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं वो फिर से अमेरिका के साथ ही खड़ा दिखाई दिए। इमानुएल मैक्रोन जो मजा लेने की सोच रहे थे, फिलहाल वो भी बातचीत का ही रास्ता अपना रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ वो भी नहीं जा रहे हैं। भारत ने क्या किया? भारत ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और इस बात पर कि भाई तुम्हारे ऊपर जो हमला हुआ है, इसके साथ साथ अपनी तरफ से मैसेज भी कन्वे किया कि देखिए अंततोगत्वा ये बात बातचीत पर ही जाकर ठहरेगी, ये सारा घटनाक्रम बातचीत पर ही जाएगा। इसके साथ साथ ऑलरेडी आप लोग बातचीत में थे, तो ये हमला कैसे हो गया, ये अपने आप में नेगोशिएशन में किसी बड़े फेलियर की तरफ इशारा करता है। ईरान ने भी अपनी तरफ से इस बात को बताया। ईरान की तरफ से मैसेज आया कि मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान against negotiation is the complete symbol of groundlessness and emptiness of US claim। ये कहते हुए गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री का बयान कोट किया। मतलब भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका ने बिना किसी सबूत के हमला कर दिया है, मतलब एम्प्टी ग्राउंडलेसनेस, कि उनके पास कोई आधार नहीं था और खोखलापन था अमेरिका के क्लेम में, और उसके बावजूद जो मिलिट्री एक्शन हुआ है वो ईरान के नेगोशिएशंस के, क्योंकि नेगोशिएशन अभी खत्म नहीं हुए हैं, उससे पहले होना ये उनका खालीपन दर्शाता है। ऐसा ईरान ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान से कहा है। ठीक है साहब, तो ये भारत का बयान ईरान में जो प्रचलित हो रहा है वो है। सवाल है बाकी देश, रशिया चाइना जैसे देश क्या बोले? खुल करके चाइना इसके विरोध में उतरा। उसने कहा कि मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं यूएस के द्वारा किए गए इस अटैक को, और इसी के लिए ये लोग अब यूएन का रुख कर रहे हैं। इसी तरह से रूस भी निकल कर आया, उसने भी स्ट्रांगली कंडेम किया कि इस पर हमला नहीं होना चाहिए था। आप और हम क्या कर रहे थे? बातचीत कर लो भाई, झगड़ना नहीं चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? हम विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी कारण से खबर बनती है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो रूस की यात्रा पर निकल रहे हैं पुतिन से मिलने के लिए। यह ताजा अपडेट है कि भैया आप विरोध कर रहे हो तो हमारा पक्ष भी सुन लो और हमारे लिए भी बात कर ही देना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी केवल और केवल निंदा ही की, क्योंकि ये तो वो हैं जो कि उकसा दिए थे। ये तो वो नेताजी हैं जो इस समय पूरी तरह शांत और दुम दबाए बैठे हैं, यूएन की माला जप रहे हैं। ये तो पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्रों को एक करने निकले थे कि सब एक हो जाओ, आज जो इनके साथ हो रहा है कल हमारे साथ होगा, निश्चित ही वो आपके साथ भी होगा, ये आपको जानना चाहिए। आपने जिस तरह से लोगों को एक मत करने का प्रयास किया, किसी ने आपकी नहीं सुनी। ये आपको नेता बनने की जो मन में सनक रहती है कि दुनिया वाले लोग सुनेंगे क्योंकि न्यूक्लियर बम है, लोग आपके न्यूक्लियर बम को भी शायद मानते नहीं है। ठीक है साहब, ट्रंप ने आसिम मुनीर को जिस तरह से खाने पे बुलाया, उसके बाद इनकी सेना भी एकदम शांत पड़ी हुई है। पाकिस्तान ने तो इतनी ज्यादा मेहनत कर ली थी कि नोबेल पीस पुरस्कार के लिए, मतलब मुझे तो कई बार ऐसा पाकिस्तान पर तरस आता है कि भारत के अंदर जो मजाक चल रहा होता है कि ट्रंप को तो साहब शांति का पुरस्कार पहना दो, हम जो मीम बना रहे होते हैं, ये इंडिया का वाकई में सोशल मीडिया पाकिस्तानी लोग पूरे टाइम देखते हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति तय करते हैं कि इंडिया में चल रहा है कि अब ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की बहुत ज्यादा मन में है, तो बोले हाँ 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 हमें पता चल गया ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, चलो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल डिमांड करते हैं कि ट्रंप को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब मानसिक दिवालियापन की अति होती है। पाकिस्तान ने ताजा ताजा यह काम किया कि ट्रंप के लिए मांग लिया कि हाँ साहब हम इन्हें नॉमिनेट करते हैं कि इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या हुआ तुम्हारे पीस का? है कुल मिलाकर के तुमने जो काम किया, इस बात पर तुम बस कंसर्न ही व्यक्त कर रहे हो, तुम ट्रंप की खुश करने में, क्योंकि ट्रंप ने ही ईरान पर गोला चलाया, तुम उसे खुश करने में लगे हो और कह रहे हो कि अब हमें यूएन चलना चाहिए, हम ईरान के साथ यूएन जा रहे हैं चर्चा करने के लिए। लेकिन इस पर अमेरिका की तरफ से बयान आया कि यदि हमको टारगेट किया गया या हमारे लोगों को टारगेट किया गया तो फिर और घातक परिणाम होंगे। ये इन्होंने पूरी तरह से वर्ल्ड को इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी अमेरिका अपने लोगों को लेकर दुनिया भर में जहां भी अमेरिकी हैं उनको लेकर चिंतित है और उनके लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर रहा है। इसी बीच में एक न्यूज चलना शुरू होती है ईरान के स्टेट मीडिया की तरफ से कि ईरान के पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए। ऐसा न्यूज चलना शुरू हुआ। नीचे यहां देखना जरूरी है,
उनके लोकल न्यूज चैनल्स के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोले तो ये, इस पर भी हमने ऑलरेडी 3 दिन पहले सेशन कर दिया था कि यदि हमले हुए तो ईरान की जो मंशा होगी वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की होगी। आज पार्लियामेंट में इसे पास कर दिया गया, ये न्यूज आने लगी कि अब पार्लियामेंट के बाद में इनकी एक सुप्रीम कमेटी होती है, उसके पास ये फैसला जाएगा, अगर वो भी कह देती है तो इसको बंद कर दिया जाएगा। बंद करने का मतलब क्या है? दुनिया में अगर मान लीजिए 100 लीटर तेल यूज होता है तो 20 लीटर तेल इसी पर्शियन गल्फ से निकलकर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आकर जाता है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत को भी तेल मिलता है, यानी कि जो क्रूड ऑयल है वो मिलता है, चाइना को, साउथ कोरिया को, ये बड़े कंज्यूमर्स हैं, ये जापान, ये बड़े कंज्यूमर्स हैं जो यहां से जाने वाला तेल यूज करते हैं। ऐसे में अगर ये बंद होता है तो दुनिया की 20% सप्लाई बाधित हो जाएगी। इसकी बाधित होते ही दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, क्रूड की कीमतें बढ़ने लगेंगी। स्पेक्यूलेशंस हैं कि बाजार जो ब्रेंट का भी $70 प्रति बैरल चल रहा है, ये 100 सवा 100 भी क्रॉस कर सकता है, ऐसी मार्केट के अंदर चर्चाएं हैं। अब लेकिन इसका दूसरा सवाल भी है कि अगर 20% ही यहां से रुकता है तो दुनिया में 80% तेल कहीं और से आ रहा है, यानी वाया रूस आ रहा होगा, क्योंकि हमने तो बहुत सारा तेल रूस से परचेज करते हैं। दूसरा हो सकता है वेनेजुएला से आ रहा हो, अमेरिका से आ रहा हो। तो भारत इस रास्ते के रुकने से इतना चिंतित नहीं है। 20% तेल हम यूज करते हैं जो इस रास्ते से आता है, सॉरी वर्ल्ड यूज करता है। हम 85% तेल इंपोर्ट ही करते हैं, लेकिन हम अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं, हम रशिया से भी इंपोर्ट करते हैं, दुनिया के जो भी देश, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, हम उनसे तेल इंपोर्ट, हमने अपने तेल को कई जगह से कलेक्ट करना शुरू किया हुआ है ताकि किसी एक जगह पर डिपेंडेंसी ना रहे। मैंने मॉर्निंग के सेशन में भी आपसे यह जिक्र करते हुए कहा था कि हम 1980 से 88 के बीच में इराक ईरान युद्ध से यह सीख ले चुके थे कि इस रास्ते को अगर बाधित कर दिया गया तो अगली बार मंदी के दौर में नहीं जाना है। इसीलिए हमें फिलहाल चिंता नहीं सता रही है। ठीक है, ईरान भले ही चर्चा कर रहा हो, लेकिन इस ईरान की चर्चा पर भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनका बयान आ गया शाम होते होते कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव रास्ते उपलब्ध हैं, हमारे पास प्रॉपर सप्लाई है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक फार साइटेडनेस है, ये दूरदृष्टिता है। निश्चित ही हालांकि बाजार के भाव प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि $100 प्रति बैरल का मामला इधर से था, हम दूसरी तरफ से तेल खरीद रहे थे, वो बाधित हो गया। ठीक है, फिलहाल के लिए अमेरिका क्या करेगा ये तो खैर अमेरिका जानता है, लेकिन इन दोनों के बीच में गोलाबारी अभी भी जारी है। फिलहाल ईरान रशिया ने अपनी तरफ से तेहरान के अंदर जो हुआ घटनाक्रम है इसके ऊपर जिक्र करने का निर्णय लिया है। जैसे भी बाकी अपडेट आएंगे मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। साथियों, आपके साथ ये मध्य रात्रि को सेशन साझा किया जा रहा है। मैं आज सुबह अपने सोशल मीडिया इंस्टा पे फोटो शेयर किया था, मैं कोलकाता था। मैं जस्ट अभी 1 घंटे पहले आकर के पहुंचा हूं अपने स्टूडियो में और अब आप लोगों के साथ में ये सेशन साझा कर रहा हूं। ये आपका प्यार है, मध्य रात्रि में इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिसकी वजह से थकान भूल करके हम आपके साथ इस तरह के काम में हाजिर होते हैं। अपने प्यार को पहुंचाने के लिए आप कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहते हैं। उनसे हमें ऊर्जा मिलती है और आपके सामने आने का जज्बा पैदा होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम अपडेट मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। करता है ईरान इजराइल के ऊपर रिटेलिएशन करता है और इसके द्वारा खौरशाहर करके एक मिसाइल है वो चलाई जाती है। 30 से अधिक मिसाइलें चलाई जाती हैं, जिसकी तस्वीरें, मतलब आधिकारिक तस्वीरें कही जा सकती हैं, ऑल इंडिया रेडियो पर साझा हुई तस्वीरें हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ। कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा टारगेट, बेन गुरॉन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटीज, इन सबको टारगेट किया गया। साथ ही साथ 23 लोग इसकी वजह से इंजर हुए। मतलब अब इजराइल के ऊपर ईरान के हमले होने शुरू हो गए थे। तस्वीरें आना शुरू हुई कि इन पर हमला उधर हुआ, बदले में इन्होंने इजराइल के ऊपर खूब सारे बॉम्ब दागे। ये तस्वीरें हैं इजराइल में हुए हमले के बाद हुए नुकसान की। मतलब यहां से एक बड़ा सवाल और निकल कर आया कि इजराइल क्या इन हमलों के लिए पहले से तैयार था कि रिटेलिएशन में उसके ऊपर आएंगी मिसाइलें और वो इस हद तक इजराइल का नुकसान पहुंचा पाएंगी जो आज के सीन में दिख रहा है। क्या इजराइल प्रिपेयर था? ये आने वाले समय में एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल के लिए जो स्थितियां हैं वो मैंने बताई कि इजराइल पर हमले हैं और उसकी तस्वीरें हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें चलाई हैं, नुकसान आपके सामने तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी खैबर शैकन मिसाइल भी यूज की थी। खैबर शैकन मिसाइल इसकी आधुनिक और शक्तिशाली मध्यम दूरी की मिसाइल है, यानी इजराइल तक ही पहुंचना है
उस तक की मिसाइल है और कहा जाता है कि ये अपने आप में खैबर के उस युद्ध से प्रेरित है जिसके बारे में उन्होंने पोस्टर लगाया था। उस खैबर के युद्ध से, मतलब खैबर का जो युद्ध मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, जब खमेनी ने इजराइल के ऊपर युद्ध की घोषणा की थी। इस मिसाइल का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि ये हवाई जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको चकमा देने की नेचर जानती है। इसमें जीपीएस इनबिल्ट है। ये मिसाइल भी जाकर के अपने टारगेट को बड़ा ही टारगेटेड अंदाज में ब्लास्ट करती है। इस वजह से इन 2 मिसाइलों का, खैबर शेकन मिसाइल का जिक्र होने लगा। पता चला कि ये 1500 किलोमीटर के आसपास तक 1500 किलोग्राम वजन ले जाकर के मारने की क्षमता रखती है। सॉलिड फ्यूल इसके अंदर डलता है। काफी ज्यादा इसे मतलब तेज मिसाइल माना जाता है। ईरान लगातार अपनी तरफ से इजराइल के उन क्षेत्रों को निशाना बना रहा है जिसके बारे में संभवतया इजराइल ने नहीं सोचा होगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने क्या किया, इजराइल वापस आता है और ईरान के डिफेंस क्षेत्र पर, अभी रात की थोड़ी देर पहले की खबर है, इजराइल के द्वारा ईरान के डिफेंस पर अटैक किया जाता है। इनकी सेना, इनके जो सैनिक जहाज हैं या फिर इनका जहां जहां पर स्टैब्लिशमेंट है, उनको टारगेट किया जाता है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। तो दोनों की तरफ से हमले जारी हैं। कोई भी अभी तक युद्ध विराम की बात नहीं हो रही। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि साहब इस पूरी कहानी में दुनिया कर क्या रही है। दुनिया को पता है कि क्या क्या हो सकता है, तो ये लोग जिनके स्टेक यहां पर लीन हैं वो क्या कर रहे हैं। सऊदी अरब क्या कर रहा है, क्या उसे टेंशन नहीं हो रही कि पर्शियन गल्फ बाधित हो सकती है। दुनिया के देश कर क्या रहे हैं, तो आइए अब हम एक एक करके सारी चीजों पर चलते हैं। सबसे पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा दुनिया को बताया गया कि देखिए हम पर हमला हुआ है और अमेरिका ने अनाउंस किया है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो स्थापित सिद्धांत हैं कि किसी भी देश की संप्रभुता को कोई देश नहीं लांघेगा, हमारे देश की संप्रभुता को खंडित किया गया, हमारे देश में घुसकर हमला किया गया। यह बात ईरान की मिनिस्ट्री के द्वारा यूएन को भी बताई गई, दुनिया भर को बताई गई। साथ में ईरान के जो एम्बेसडर इंडिया में हैं उन्होंने भी बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया को इन्होंने अवगत कराया। लेकिन अगर सार में बात की जाए तो सऊदी अरब ने कहा कि ईरान पर जो हमले हुए हैं उससे हम चिंतित हैं, सब लोग शांति रखो, इराक भी शांति, सब शांति। मतलब ये वाली बात है कि जिस तरह पाकिस्तान ईरान को युद्ध से पहले भड़का रहा था कि सारे मुसलमानों एक हो जाओ, हमें बदला लेने का समय आ गया है, अब सारे वो कंट्री जो पाकिस्तान से संभवतया प्रेरित होने की अपेक्षा रखते थे, अब वो सभी कह रहे हैं शांति रखो। ये यमन जैसे जो देश हैं फिलहाल ये अपनी तरफ से बयान ऐसा दे रहे हैं कि हम रेड सी के अंदर जाकर अमेरिका को टारगेट कर देंगे। इसके अलावा दुनिया में जितने भी पैसे वाले देश हैं जो कि मुस्लिम कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर मैटर करते हैं, सऊदी हुआ या कतर हुआ या ओमान हुआ, ये सब शांति की बात कर रहे हैं। शांति लाओ, बातचीत करो, शांति लाओ, बस इतनी ही तरह की बातें चल रही हैं। और जो अमेरिका के समर्थक देश हैं वो तो इस बात को ही सही ठहरा रहे हैं कि इनके पास बॉम्ब होना ही नहीं चाहिए था। जैसे यूके के पीएम यही बात बोल रहे हैं कि साहब ईरान के पास तो फैसिलिटी होनी ही नहीं चाहिए थी, अमेरिका ने अच्छा किया इनकी फैसिलिटी को टारगेट कर दिया। यूएन तक, सॉरी, उर्सुला वॉन डेन जो यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो हेड है वो कह रही हैं कि ईरान के पास में बॉम्ब होना ही नहीं चाहिए था। बढ़िया किया, मतलब एक तरह से यूरोप का शुरुआत से अमेरिका के पक्ष में माहौल रहा है और वो अमेरिका के साथ फिर से आते हुए दिखाई दिए। मतलब ना तो कोई इस्लामिक कंट्री ईरान के साथ खड़ा हुआ, हाँ शांति के नाम पर वो ये जरूर है कि हाँ भाई शांति लाओ, डिप्लोमेसी डायलॉग की बात करो, और जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं वो फिर से अमेरिका के साथ ही खड़ा दिखाई दिए। इमानुएल मैक्रोन जो मजा लेने की सोच रहे थे, फिलहाल वो भी बातचीत का ही रास्ता अपना रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ वो भी नहीं जा रहे हैं। भारत ने क्या किया, भारत ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और इस बात पर कि भाई तुम्हारे ऊपर जो हमला हुआ है इसके साथ साथ अपनी तरफ से मैसेज भी कन्वे किया कि देखिए अंततोगत्वा ये बात बातचीत पर ही जाकर ठहरेगी, ये सारा घटनाक्रम बातचीत पर ही जाएगा। इसके साथ साथ ऑलरेडी आप लोग बातचीत में थे, तो ये हमला कैसे हो गया, ये अपने आप में नेगोशिएशन में किसी बड़े फेलियर की तरफ इशारा करता है। ईरान ने भी अपनी तरफ से इस बात को बताया। ईरान की तरफ से मैसेज आया कि मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान अगेंस्ट नेगोशिएशन इज द कंप्लीट सिंबल ऑफ ग्राउंडलेसनेस एंड एम्प्टीनेस ऑफ यूएस क्लेम। ये कहते हुए गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री का बयान कोट किया। मतलब भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका ने बिना किसी सबूत के हमला कर दिया है, मतलब एम्प्टी ग्राउंडलेसनेस, कि उनके पास कोई आधार नहीं था
और खोखलापन था अमेरिका के क्लेम में, और उसके बावजूद जो मिलिट्री एक्शन हुआ है वो ईरान के नेगोशिएशंस के, क्योंकि नेगोशिएशन अभी खत्म नहीं हुए हैं, उससे पहले होना, यह उनका खालीपन दर्शाता है। ऐसा ईरान ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान से कहा है। ठीक है साहब, तो यह भारत का बयान ईरान में जो प्रचलित हो रहा है वो है। सवाल है बाकी देश, रशिया चाइना जैसे देश क्या बोले। खुल करके चाइना इसके विरोध में उतरा। उसने कहा कि मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं यूएस के द्वारा किए गए इस अटैक को, और इसी के लिए ये लोग अब यूएन का रुख कर रहे हैं। इसी तरह से रूस भी निकल कर आया, उसने भी स्ट्रांगली कंडेम किया कि इस पर हमला नहीं होना चाहिए था। आप और हम क्या कर रहे थे, बातचीत कर लो भाई, झगड़ना नहीं चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, हम विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी कारण से खबर बनती है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो रूस की यात्रा पर निकल रहे हैं पुतिन से मिलने के लिए। यह ताजा अपडेट है कि भैया आप विरोध कर रहे हो तो हमारा पक्ष भी सुन लो और हमारे लिए भी बात कर ही देना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी केवल और केवल निंदा ही की, क्योंकि ये तो वो हैं जो कि उकसा दिए थे। ये तो वो नेताजी हैं जो इस समय पूरी तरह शांत और दुम दबाए बैठे हैं, यूएन की माला जप रहे हैं। ये तो पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्रों को एक करने निकले थे कि सब एक हो जाओ, आज जो इनके साथ हो रहा है कल हमारे साथ होगा, निश्चित ही वो आपके साथ भी होगा, ये आपको जानना चाहिए। आपने जिस तरह से लोगों को एक मत करने का प्रयास किया, किसी ने आपकी नहीं सुनी। ये आपको नेता बनने की जो मन में सनक रहती है कि दुनिया वाले लोग सुनेंगे क्योंकि न्यूक्लियर बम है, लोग आपके न्यूक्लियर बम को भी शायद मानते नहीं है। ठीक है साहब, ट्रंप ने आसिम मुनीर को जिस तरह से खाने पे बुलाया, उसके बाद इनकी सेना भी एकदम शांत पड़ी हुई है। पाकिस्तान ने तो इतनी ज्यादा मेहनत कर ली थी कि नोबेल पीस पुरस्कार के लिए, मतलब मुझे तो कई बार ऐसा पाकिस्तान पर तरस आता है कि भारत के अंदर जो मजाक चल रहा होता है कि ट्रंप को तो साहब शांति का पुरस्कार पहना दो, हम जो मीम बना रहे होते हैं, ये इंडिया का वाकई में सोशल मीडिया पाकिस्तानी लोग पूरे टाइम देखते हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति तय करते हैं कि इंडिया में चल रहा है कि अब ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की बहुत ज्यादा मन में है, तो बोले हाँ 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 हमें पता चल गया ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, चलो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल डिमांड करते हैं कि ट्रंप को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब मानसिक दिवालियापन की अति होती है। पाकिस्तान ने ताजा ताजा यह काम किया कि ट्रंप के लिए मांग लिया कि हाँ साहब हम इन्हें नॉमिनेट करते हैं कि इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या हुआ तुम्हारे पीस का है? कुल मिलाकर के तुमने जो काम किया, इस बात पर तुम बस कंसर्न ही व्यक्त कर रहे हो, तुम ट्रंप की खुश करने में, क्योंकि ट्रंप ने ही ईरान पर गोला चलाया, तुम उसे खुश करने में लगे हो और कह रहे हो कि अब हमें यूएन चलना चाहिए, हम ईरान के साथ यूएन जा रहे हैं चर्चा करने के लिए। लेकिन इस पर अमेरिका की तरफ से बयान आया कि यदि हमको टारगेट किया गया या हमारे लोगों को टारगेट किया गया तो फिर और घातक परिणाम होंगे। ये इन्होंने पूरी तरह से वर्ल्ड को इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी अमेरिका अपने लोगों को लेकर दुनिया भर में जहां भी अमेरिकी हैं उनको लेकर चिंतित है और उनके लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर रहा है। इसी बीच में एक न्यूज चलना शुरू होती है ईरान के स्टेट मीडिया की तरफ से कि ईरान के पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए। ऐसा न्यूज चलना शुरू हुआ। नीचे यहां देखना जरूरी है उनके लोकल न्यूज चैनल्स के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोले तो ये, इस पर भी हमने ऑलरेडी 3 दिन पहले सेशन कर दिया था कि यदि हमले हुए तो ईरान की जो मंशा होगी वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की होगी। आज पार्लियामेंट में इसे पास कर दिया गया। ये न्यूज आने लगी कि अब पार्लियामेंट के बाद में इनकी एक सुप्रीम कमेटी होती है, उसके पास ये फैसला जाएगा। अगर वो भी कह देती है तो इसको बंद कर दिया जाएगा। बंद करने का मतलब क्या है? दुनिया में अगर मान लीजिए 100 लीटर तेल यूज होता है तो 20 लीटर तेल इसी पर्शियन गल्फ से निकलकर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आकर जाता है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत को भी तेल मिलता है, यानी कि जो क्रूड ऑयल है वो मिलता है, चाइना को, साउथ कोरिया को, ये बड़े कंज्यूमर्स हैं, ये जापान, ये बड़े कंज्यूमर्स हैं जो यहां से जाने वाला तेल यूज करते हैं। ऐसे में अगर ये बंद होता है तो दुनिया की 20% सप्लाई बाधित हो जाएगी। इसकी बाधित होते ही दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, क्रूड की कीमतें बढ़ने लगेंगी। स्पेक्युलेशंस हैं कि बाजार जो ब्रेंट का भी $70 प्रति बैरल चल रहा है, ये 100 सवा 100 भी क्रॉस कर सकता है। ऐसी मार्केट के अंदर चर्चाएं हैं। अब लेकिन इसका दूसरा सवाल भी है कि अगर 20% ही यहां से रुकता है तो दुनिया में 80% तेल कहीं और से आ रहा है, यानी वाया रूस आ रहा होगा, क्योंकि हमने तो बहुत सारा तेल रूस से परचेज करते हैं। दूसरा हो सकता है वेनेजुएला से आ रहा हो, अमेरिका से आ रहा हो। तो भारत इस रास्ते के रुकने से इतना चिंतित नहीं है।
20% तेल हम यूज करते हैं जो इस रास्ते से आता है, सॉरी वर्ल्ड यूज करता है। हम 85% तेल इंपोर्ट ही करते हैं, लेकिन हम अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं, हम रशिया से भी इंपोर्ट करते हैं, दुनिया के जो भी देश, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, हम उनसे तेल इंपोर्ट, हमने अपने तेल को कई जगह से कलेक्ट करना शुरू किया हुआ है ताकि किसी एक जगह पर डिपेंडेंसी ना रहे। मैंने मॉर्निंग के सेशन में भी आपसे यह जिक्र करते हुए कहा था कि हम 1980 से 88 के बीच में इराक ईरान युद्ध से यह सीख ले चुके थे कि इस रास्ते को अगर बाधित कर दिया गया तो अगली बार मंदी के दौर में नहीं जाना है। इसीलिए हमें फिलहाल चिंता नहीं सता रही है। ठीक है, ईरान भले ही चर्चा कर रहा हो, लेकिन इस ईरान की चर्चा पर भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनका बयान आ गया शाम होते होते कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव रास्ते उपलब्ध हैं, हमारे पास प्रॉपर सप्लाई है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक फार साइटेडनेस है, ये दूरदृष्टिता है। निश्चित ही हालांकि बाजार के भाव प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि $100 प्रति बैरल का मामला इधर से था, हम दूसरी तरफ से तेल खरीद रहे थे, वो बाधित हो गया। ठीक है, फिलहाल के लिए अमेरिका क्या करेगा ये तो खैर अमेरिका जानता है, लेकिन इन दोनों के बीच में गोलाबारी अभी भी जारी है। फिलहाल ईरान रशिया ने अपनी तरफ से तेहरान के अंदर जो हुआ घटनाक्रम है इसके ऊपर जिक्र करने का निर्णय लिया है। जैसे भी बाकी अपडेट आएंगे मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। साथियों, आपके साथ ये मध्य रात्रि को सेशन साझा किया जा रहा है। मैं आज सुबह अपने सोशल मीडिया इंस्टा पे फोटो शेयर किया था, मैं कोलकाता था, मैं जस्ट अभी 1 घंटे पहले आकर के पहुंचा हूं अपने स्टूडियो में और अब आप लोगों के साथ में ये सेशन साझा कर रहा हूं। ये आपका प्यार है, मध्य रात्रि में इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिसकी वजह से थकान भूल करके हम आपके साथ इस तरह के काम में हाजिर होते हैं। अपने प्यार को पहुंचाने के लिए आप कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहते हैं। उनसे हमें ऊर्जा मिलती है और आपके सामने आने का जज्बा पैदा होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम अपडेट मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।